आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के आदरणीय कुलपति जी डॉक्टर हंडिक जी, पुस्तक के लेखक मेरे मित्र श्रीमान ननी गोपाल महंत जी, उपस्थित सभी गणमान्य नेतागण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, पुस्तक और उसके विषय के बारे में सारी बातें आ गई है। CAA और NRC, इसको लेकर जो चर्चा चली उसको विषय बनाकर इस पुस्तक की निर्मित हुई है। एक तात्कालिक बात है। परंतु इस तात्कालिक बात के पीछे भी एक बड़ा चिंतन है। उसका विरोध होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। इस कानून को लाया जाता है, उसका समर्थन होता है, उसके पीछे भी एक चिंतन है। और चिंतन की कौन सी दिशा हम सब लोगों के कल्याणकारी है, इसका विचार हम लोगों को करना पड़ता है। ऐसे प्रसंग मनुष्य जीवन में, दुनिया के जीवन में, अपने देश के जीवन में, अपने प्रदेश के जीवन में आते हैं, जाते हैं। उनके परिणाम अच्छे या बुरे तब होते हैं जब उनका स्वरूप समझकर, उनके पीछे का चिंतन समझकर हम उचित दिशा को पकड़ते हैं। ऐसी पुस्तक ननी गोपाल जी लिखने जा रहे हैं, ये उन्होंने पहले बता दिया था। ऐसी पुस्तक यानी इस पुस्तक में नरेशन क्या होगा, दिशा क्या होगी, ये नहीं बताया था। इस विषय पर वो लिखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने मुझे लगभग 2-3 वर्ष पहले बताया था। और उन्होंने कहा था कि आप आइए उसके लिए। तो पुस्तक में क्या होगा इसका विचार किए बिना मैंने उनको हाँ कह दिया था। मुझे पता नहीं था इसमें क्या आने वाला है, लेकिन उनका परिचय होकर कुछ वर्ष हो गए थे, 3-4 बार भेंट हुई थी। उसमें ये ध्यान में आया था कि जो भी वो लिखेंगे वो तथ्यों के आधार पर लिखेंगे, प्रामाणिकता के से लिखेंगे, और जैसे तथ्य है वैसे ही लिखेंगे। तथ्यों को भी कैसे सामने रखना, ये भी एक कला होती है ना, इंटरप्रिटेशन की कला होती है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी ऐसा कहते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा भी हो सकता है। अभी हमारे संघ के आर्काइव्स में इतने सारे मेरी चित्र वगैरह उपलब्ध है, पहले नहीं रहते थे, आजकल है। तो उसको जोड़ के आपके सामने एक परसेप्शन रखा गया है। वो पूरा सच होगा ऐसा नहीं है, लेकिन है। लेकिन मुझे ये पता था कि यथा तथ्य जैसा दिखता है, जो है वही लिखने का इनका स्वभाव है। और हम लोग सब जो काम करते हैं, संघ का काम करते हैं, हमारे मन में सबके भले की ही भावना रहती है और सत्य पर चलने का संकल्प है। तो तथ्यों में से जो सत्य बाहर आएगा उसको डरने की हमको जरूरत नहीं। इसलिए ननी गोपाल जी रिसर्च करने वाले हैं और उसके आधार पर कुछ लिखने वाले हैं। तो क्या होगा ये पता नहीं, तो भी मैंने कह दिया मैं आऊंगा, और उस प्रकार मैं आया हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पुस्तक का एक निष्कर्ष है, वो आपके सामने आ गया है। अब हर बात को लेकर बवाल तो मचाने की पद्धति है ही आजकल, इसको लेकर भी बवाल मचा सकते हैं लोग कि एक ऐसा नया कुछ किया गया नहीं, ये हुआ है।
उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत कड़ा परिश्रम किया है। ये तो हम जब पुस्तक को आप पढ़ेंगे आपके ध्यान में आएगा। बहुत परिश्रम पूर्वक बहुत व्यापक अध्ययन किया, और इसीलिए अभी तक हमारे सामने कुछ बातें आई नहीं थी अथवा आने दी नहीं थी, वो इस पुस्तक में उजागर हो गई है। और इसलिए उस कड़े परिश्रम के पश्चात निर्भय वृत्ति से, निरपेक्ष वृत्ति से, तथ्यों पर आधारित ये पूरे सीएए और एनआरसी को लेकर उसके पीछे जो चिंतन है उसका एक चित्र उन्होंने आपके सामने रखा है, और प्रामाणिक चित्र है, वो कलर्ड नहीं है। हमारे वो संपर्क में है तो भी हमारे पक्ष में कुछ लिखा जाए इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है। उनको तथ्यों से जैसा प्रतीत होता है वैसा लिखा है। और इसलिए अब उस पुस्तक को देखने के बाद भी जैसा उस समय मैंने एक विश्वास से हाँ कहा था, उसी विश्वास से आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस पुस्तक का मैं पुरस्कार करता हूं। क्योंकि कुछ बातें जिनका विचार हमारे मन में सदा रहना चाहिए, हमको उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो बातें इस पुस्तक के कारण उजागर होती हैं। पहली बात उन्होंने भी कही पुस्तक का परिचय देते समय कि असम की पहचान का विचार ये कितना प्राचीन है और कहां से जुड़ता है। मैं ऐसा देखता हूं कि भारत की प्रत्येक भाषा, प्रांत आदि आदि जो कुछ विविधता है उसका इतिहास उस प्राचीन समय से जुड़ता ही है। तब कैसा था बिल्कुल वैसा आज नहीं होगा, लेकिन वहां से निकला, उसके कारण उत्पन्न हुआ, जिसको व्याकरण में शब्द है तद्भव, ऐसा तद्भव सब कुछ है भारत में। और वो क्या चीज है जिससे हम सब निकले हैं। आज हम इतने अलग अलग दिखते हैं, भाषाएं समझ में नहीं आती, उनकी बोलियां भी बहुत अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के कारण अलग हुए हैं, इतिहास सबका मिलकर एक जैसा हुआ, वैसा हर एक प्रदेश का अपना अपना इतिहास भी है। और ये न जाने कितने हजार वर्षों से चल रहा है। बिल्कुल आधुनिकतम और भारत के प्रति बिल्कुल सहानुभूति न रखने वाला इतिहास भी हम देखें, उसका अगर उसका भी मंतव्य अगर ग्रहण करें तो कम से कम 4000 साल से ही चल ही रहा है। वो अनुमान गलत है, बहुत प्राचीन है, लेकिन अर्वाचीन भी मान ले तो यह सारा 4000 वर्षों से चल रहा है। दुनिया में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी सारी विविधताएं इकट्ठा 4000 साल चली, बिना झगड़ा किए चली, आपस में मिलजुल कर चली, और सबकी सब कायम है आज भी। ये केवल हमारे यहां हुआ है, क्योंकि बाकी दुनिया का विचार ही ऐसा है कि मिलजुल कर रहना है तो ये सारी बातें यूनिफॉर्म होनी पड़ेगी, यानी अलग अलग भाषा नहीं चलेगी, एक ही भाषा, अलग अलग खान पान रीति रिवाज नहीं चलेंगे, एक ही प्रकार के होने पड़े, अलग पूजाएं नहीं चलेंगी, एक ही पूजा होनी पड़ेगी। वो बताने से वो अच्छी बात है, मनवाने से वो अच्छी बात है, मारपीट के हो जाए अच्छी बात है, या फिर ऐसा अलगाव रखने वालों को समाप्त करके हो तो भी अच्छी बात है। ये चिंतन है। और इसलिए हम देखते हैं कि असम को भी हम देखें कि ये डर हमारे यहाँ पैदा कब हुआ कि हम माइनॉरिटी में जा रहे हैं, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात छोड़ दीजिए, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा खत्म हो रही। तो ये कोई प्राचीन समय से नहीं है। अभी बताया
कि महाभारत के समय से उल्लेख आता है, तो लोगों का आना जाना तो चला ही होगा। अब यहाँ महाभारत में अर्जुन के प्रवास का वृत्त मिलता है, यहाँ पर वैवाहिक संबंध भी उनके बने हैं, तो काफी ये माइग्रेशन चला ही है, अपने देश में पहले से है। घुलना मिलना भी हुआ, लेकिन ऐसा डर कभी पैदा नहीं हुआ कि दूसरों के आने से हम खत्म होंगे, और नहीं भी हुए। लेकिन जब ऐसा पड़ोसी आया, ऐसा व्यक्ति आया, ऐसा सोचने वाले आए कि एक होने के लिए एक ही प्रकार आवश्यक है, दो प्रकार नहीं चलते, तब फिर ये खतरे आ गए। क्योंकि सारी जीवन का सारा विचार ही इस पर आधारित है कि जहां भी हम रहे वहां हम डोमिनेंट रहे, हम साथ में रहे, ऐसा नहीं। तो हमको दुनिया की किसी भाषा से, किसी धर्म से, किसी बात से हमको परहेज नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो यह है, वसुधैव कुटुंबकम, स्वदेशो भुवनत्रया। हमारे देश में तो कितने अलग अलग राज्य थे, लेकिन हमारे यहाँ वीसा पासपोर्ट नहीं था, यात्राएं होती थी, हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, आना जाना लोगों का चलता था। क्योंकि व्यवस्था के दृष्टि से राज्य है, देश है, हमारा तो पूरा देश है, हमारा तो स्वदेशो भुवनत्रया, ऐसा हम मानते थे। और ऐसा मानने वाले हम सब थे। जब इसमें ऐसा हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर भुवनत्रय मेरा स्वदेश होना है तो उसमें मेरी ही भाषा चलेगी, मेरे ही भगवान चलेंगे, मेरा ही खान पान चलेगा, तब फिर हमको इस समस्या का परिचय हुआ। ऐसा भी डर रहता है, इसका पता चला। मैं क्यों कह रहा हूं, अभी ननी गोपाल जी ने यह पुस्तक लिखी है, EBOM के कारण क्या क्या समस्याएं हैं, वह सब प्रमाण उन्होंने सब लिखा है, साधारण लिखा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं लिखा है, उन्होंने एक बात लिखी है कि एसिमिलेशन में प्रॉब्लम है। यानी हमारा इसके बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं, एसिमिलेशन होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लेकिन यह खतरा नहीं रहना चाहिए। ऐसी हमारी सोच है। और ये समस्या हुई क्यों, तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी।
और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तानी था तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही। जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे, उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण था। और हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर जहां बसते हैं वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं, भारत का अनुभव है, असम का अनुभव है। फिर भी हमारी वृत्ति क्या है, एसिमिलेशन होना चाहिए। उसके राह में कौन से रोड़े हैं, बस यही एक बात है। क्योंकि हमारे यहां पहले से तो पूजाओं की स्वतंत्रता है, कुछ बिगड़ता नहीं हमको। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, आप किसी दूसरे रूप में देखते हो, ठीक है। अपने भक्ति में हम पक्के हैं, आपकी भक्ति में आप भी पक्के रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाषा आपकी अलग अलग है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे की भाषा का आदर सम्मान करके हम रहेंगे, एक दूसरे की भाषाओं की सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। ये जो सारी बातें हैं सभी कहते हैं, ये बात आदर्श की बात इस नाते कही जाती है, लेकिन इस आदर्श को चरितार्थ करने वाला केवल ये हिंदुस्तान की परंपरागत संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति है। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये बातें दुनिया से हमको सीखनी नहीं है, ये हमारी परंपरा में, हमारे खून में है। और इसलिए सबसे अधिक प्रामाणिकता से उसको लागू करके उसको जीवंत रखा हमारे देश ने रखा है। एक बार हमारे भावराव जी देवरस गए थे इंग्लैंड में, तो वहाँ कुछ राजनयिकों के, सांसद वगैरह और नाइटहुड जिनको मिला, ऐसे लोगों के साथ उनका भोजन था। वो भोजन के समय वहाँ भाषण होते हैं, तो इनके स्वागत में एक ने भाषण किया कि हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भारत के साथ हमारा संबंध आया, भारत का ये जो प्रजातंत्र है हमने दिया है, वगैरह वगैरह। तो भावराव जी ने उनको कहा कि आपने सब अच्छा कहा, धन्यवाद, लेकिन एक आपकी तफसील की गलती है, फैक्चुअल एरर है कि ये गणतंत्र आपने नहीं दिया, शायद वाया ग्रीस आपके यहाँ, हमारे यहाँ से आया होगा, क्योंकि आपका देश नहीं था तब भी हमारे यहाँ वैशाली, लिच्छवी, ऐसे अनेक गणराज्य थे। सेक्युलरिज्म के बारे में ये जब संसद में बहुत हो हल्ला चल रहा था, उसको लेके कोई घर वापसी का मामला उठा था उस समय, 2014 के बाद की बात। पहली बार मेरी प्रणव दा से भेंट तय हुई थी, और वो उनको हार्ट का कुछ हो गया तो सारी विजिट्स कैंसिल हुई, लेकिन उन्होंने हमारी कायम रखी और कहा कि आप आइए। तो मैं तो तैयारी करके गया था कि इसके बारे में पूछा जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ही कहा कि अब ये चल रही है धर्मनिरपेक्षता, हमको कौन सिखाए, हमको दुनिया क्या सिखा सकती है, हम तो पहले हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष हुआ फिर हम सेक्युलर हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता ही इस माइंडसेट के थे, सेक्युलर थे, इसलिए वो ऐसा बना है। फिर एक सेकंड रुककर उन्होंने कहा, और ये हमारे संविधान के निर्माता ये पहले लोग नहीं है भारत में सेक्युलर, 5000 वर्षों की हमारी संस्कृति, उसने हमको यही सिखाया है। दुनिया क्या सिखाया हमको, सेक्युलर। यही बात उन्होंने जब वो संघ शिक्षा वर्ग में आए थे तंबंज पर से कही है, वो भाषण उपलब्ध है, रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिए। तात्पर्य यह है कि ये जो हमारा दृष्टिकोण है परंपरा से चलता आया हुआ, हम सब लोगों की भाषाएं अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक देश के नाते अन्य व्यवस्थाओं में, अन्य समय में जीते हुए देश के नाते एक बनकर यहां रहे।
भारत के सब पंथ संप्रदायों के उपदेशों में, भारत की सब भाषाओं के साहित्य निधि में, भारत के सब प्रांतों के खान पान रीति रिवाजों में कहीं ना कहीं भारत का उल्लेख है, पूरे भारत का उल्लेख है। मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं। कारण क्या है? कारण हमने इन सारी बातों को, जो एक तरह से मानव निर्मित बातें हैं, उनके ऊपर उठकर अस्तित्व के नाते सारी दुनिया को एक संबंध से देखा। सारी दुनिया, एग्जिस्टेंस इज वन, वी आर वन, और एक है, यानी एक दूसरे से संबद्ध है। हमारा जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सौदा नहीं है। आप हमको ऐसा रखेंगे तो हम आपसे ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे के रिलेटिव है, बंधु है, भाई है। एक दूसरे की चिंता करना हमारा धर्म है। आप कदाचित मेरी चिंता करने के स्थिति में नहीं रहोगे तो भी मुझे आपकी चिंता करनी है, जैसा एक कुटुंब में होता है। और इसलिए हमने इन सब बातों की चिंता की, और इसलिए सिटीजनशिप एक टेक्निकल मुद्दा है वैसे, लेकिन उससे भी ज्यादा आप संविधान में देखेंगे तो सिटीजनशिप राइट्स है। 51A ड्यूटीज है। तो ठीक है, भारत की परंपरा में जाना नहीं चाहिए, सेक्युलर है तो वो परंपरा हिंदुओं की है तो वो बात नहीं करनी है, नहीं तो सेक्युलरिज्म मार खाता है, ऐसा किसी किसी को लगता है। छोड़ो, अपना संविधान देखो। 51A में जितने नागरिक कर्तव्य है, इस समाज में रहकर, इस देश में रहकर, इस देश का सिटीजन बनने के बाद मुझे वो करना है, ये जिसका संकल्प है वो सिटीजन बन सकता है। समस्या तब आती है जब सिटीजनशिप के राइट्स चाहिए, ड्यूटीज नहीं चाहिए। पुस्तक में यही कहा है। एसिमिलेशंस में प्रॉब्लम क्या है? उन ड्यूटीज के तहत हमको जैसा रहना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, जैसा करना चाहिए, वैसा करने की वैसा हमारा मन नहीं है, लेकिन हमको चाहिए। तो ये तो हमारी भोग भूमि नहीं है, ये तो हमारी कर्म भूमि है, ये कर्तव्य की भूमि है। यहां रहने वाले प्रत्येक का इस भूमि के प्रति, इस समाज के प्रति कर्तव्य है, और वो उस संस्कृति ने निर्धारित कर दिया है। वो किसी पंथ संप्रदाय पूजा पर आधारित नहीं है, उसमें सब चलता है। नागरिकता के पीछे कानून है, परिस्थितियां हैं, आश्वासन है, वो सब है। एक भाव है, ये भाव है, मूल ये बात है। हम सबको इसको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग भारत के साथ हमारा अस्तित्व है। क्यों? नॉट ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। इतने लंबे साहचर्य में हमने ये जो दृष्टि है उसको अपनी जीवन दृष्टि बनाया है, परंपरा से बनाया है। हम अब उससे अलग तय करके भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी पूजा, हमारा सब कुछ उस परंपरा में पूरा का पूरा सन गया है। उसको छोड़ के वो हो नहीं सकता। क्या महापुरुष शंकरदेव और भक्ति साहित्य को छोड़कर असमिया की कल्पना की जा सकती? ऐसा नहीं होता है। हर बात में वो काम करता है। जैसा कहा आपने मुख्यमंत्री जी ने कि संविधान भी बनाने के पीछे कोई माइंडसेट है, कोई संस्कृति है, और इसलिए उसके साथ एक रूप रहना। संविधान के 51A की सारी बातें अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें यही कहा गया है। उसकी तैयारी चाहिए। फिर दूसरी बात आती है, भावभूमि पक्की होने के बाद उसके आधार पर विचार करते हैं तो इतिहास क्या है। इस पुस्तक में उसका पूरा सब प्रमाण अत्यंत तर्कपूर्ण और सत्य वर्णन है। अब CAA NRC ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है।
भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और इसलिए उस समय भी हमारे लोगों ने सोचा, उसके पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सोचा कि सारी जनता अंग्रेजों को यहां से निकाल देने के लिए जो लड़ी वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा। लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं। लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। लड़े नहीं थे उसके लिए, फिर भी मान लिया। मान लिया तो उस निर्णय को मानने के कारण जिनको बेदखल होना पड़ता है, आज तक होना पड़ रहा है, उनका क्या दोष है? उनकी कौन चिंता करेगा? इसलिए उस समय के हमारे सभी लोगों ने कहा है, जैसे असम के उस समय के नेताओं ने कहा है, वैसे अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी कहा कि भाई हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हम कभी ऐसा विचार नहीं करते कि जो हमारे जैसे और हमारे मानने वाले हैं वही जिए। जो नहीं है ऐसे उनका क्या होता है, जो भारत के वही जिएंगे। अब पाकिस्तान में रह गए वहां से दुर्दशा हो रही, होने दो, हमारा क्या है? ऐसा नहीं है। हम तो वहां पर आपत्ति आती है तो भी सहायता भेजते हैं। आज भी हमारे जो प्रताड़ित होकर अंदर बंधु आए उनकी तो बात छोड़ दो, वहां के वहां बसने वाले जो इधर नहीं आएंगे उनको भी अगर कोई आसमानी आपत्ति डराती है तो हमसे जो होती है सहायता हम करते पड़ोसी देशों को, कितने बार की है, वहां भी करेंगे। और इसलिए वो एक वचन जो अभिवचन मिलते आ रहा है उसकी पूर्ति सीएए से होती है। जो प्रताड़ित होकर आते उनका नाम है उसमें, जो प्रताड़ित होकर नहीं आते उनका नाम नहीं है। एनआरसी का भी ऐसे ही है। प्रत्येक देश में होता है भाई, अपने देश में जो रहने वाले हैं उसमें अपने देश का नागरिक कौन है, जानकारी की बात है ना। वीसा लेकर गेस्ट के नाते आए हैं और घूम फिर रहे हैं, कौन है? जहां बोल रहे हैं वहीं घूम फिर रहे कि नहीं, अता पता रखना ही पड़ता है। हर सरकार को रखना पड़ता है, दुनिया में हर सरकार को ये रखना ही पड़ता है। और बिना अनुमति कौन आए हैं, उनका क्या करना ये बात की बात है, लेकिन कौन है ये तो पता चले। तो अपने देश के नागरिक कौन है ये जानने की अनेक पद्धतियां है, उसमें एनआरसी एक पद्धति है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है, क्योंकि जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और अब है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नैरेशन को कम्युनल लाइंस पर लाके लोगों में डाल देंगे। देखो, हिंदू मुसलमान बना दिया इन दोनों विषयों को, हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें चलती है। चलो चले, अब वो फील्ड है वैसा चले। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इस देश की राजनीति ठीक चले कौन देखता है? देश का नागरिक देखता है। उसके हाथ में करेक्शन का टूल रहता है, हर 5 साल बाद उसका वो उपयोग करता है। उसको ये देखना, उस समय जो करना वो ठीक से करना, और जब करेक्शन का समय आता है तब जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन के लिए जो करना है वो करना, ये उसका दायित्व है। आज हम हैं, कल अपनी अगली पीढ़ी रहेगी। उसको जो सौंपना है वो समस्याएं नहीं सौंपनी है, समस्याओं के समाधान हो गए, आने वाले समय के अवसर सौंपने हैं। अगर ये करना है तो हम सब लोगों को इसको समझना पड़ेगा।
और दुर्भाग्य से जैसा बताया गया कि इसी कुछ वर्चस्ववादी उद्देश्य है या एक कट्टरपन है, हम ही सही बाकी सब गलत, ऐसा विचार है, उसकी स्थापना के लिए है अथवा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए है। हमारे सामने सारे तथ्य कभी ना आए, ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार की जाती है। हम सदैव भ्रम में रहे और चीजों को समझ ना सके, उससे बाहर निकलना पड़ता है। और बाहर निकलना पड़ता है तो ऐसे अध्ययन होने पड़ते हैं। ऐसे अध्ययनों का अध्ययन हमको करना पड़ता है। विषय उसकी समग्रता में, उसकी पूरे पृष्ठभूमि में, भविष्य में होने वाले उसके परिणामों के अनुमान के साथ समझना पड़ता है और फिर अपने कर्तव्य का निर्धारण करना पड़ता है। महंत जी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, ये पुस्तक इस प्रकार का एक गाइडलाइन बनने के लिए योग्य पुस्तक बनी है, जिसको असम की इस समस्या का अध्ययन करना है। सबके दुख को, सबकी वेदना को, सबकी कठिनाइयों को इसमें पहचाना गया है, उसका यथातथ्य अध्ययन किया गया है और जैसी जो जिस प्रमाण में है वैसी वह बात उस प्रमाण में यहां पर लिखी गई। दिशा का स्पष्ट निर्देश है, समस्याएं तो है और मात्र दिशा अचूक होने से सारी समस्याओं का उसी क्षण निदान होगा ऐसा नहीं, उस दिशा में चलना पड़ता है। चलते समय समय का जो पथ है उस पथ में कुछ आता है, उसके उत्तर देने पड़ते हैं। लेकिन सब हमारे हैं, हम सबके हैं और हम सबको साथ रहने के लिए एक दूसरे को समझकर एसिमिलेट होना है। इस भाव से हम सब साथ रहे और इस प्रकार के साथ रहने की सारी विविधताओं को सम्मानित रूप से मान्य करने की मानसिकता को लेकर, जो अपने भारत की पुरानी मानसिकता है, जिसके प्रकाश में हमारा सारा विचार चलता है और आगे कदम बढ़ते हैं, उसको लेकर हम चलेंगे। ऐसा चलते रहे तो बाकी सारी समस्याओं का भी मिलजुल कर बैठकर हल निकालने में हम सफल हो सकेंगे। केवल उसको कुछ ऐसा रंग देके वैसा रंग देके स्वार्थ की दृष्टि से, वर्चस्व की दृष्टि से देखा तो उसमें से हल नहीं, वो समस्या चलती रहेगी और समस्या के आधार पर जिनका जो चलना है वो चलता रहेगा, दुकान चलते रहेंगे। हमको पूरे देश को चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो उस देश में ये जो सारी बातें हैं उनका ऐसा समग्र पृष्ठभूमि के साथ, परिणामों के अनुमान के साथ और सब रहे, सब स्वीकार हो, इस दृष्टि के साथ जो यथातथ्य अध्ययन किया गया है उस अध्ययन का मनन करना, चिंतन करना, उसके प्रकाश में अपने व्यवहार को निर्धारित करना, इसके लिए अत्यंत उपयुक्त अध्ययन इस पुस्तक के माध्यम से आपके सामने आया है। और इसलिए फिर एक बार मैं इस पुस्तक के निर्माण के लिए डॉक्टर ननी गोपाल महंत जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको अनुरोध करता हूं कि इसको विस्तार पूर्वक पढ़े, इसका एक एक शब्द समझ लें। तो आपको हम यहां बैठे आसाम में, हमारे सामने क्या क्या है और हमको क्या क्या करना चाहिए, इसका अनुमान हो जाएगा। इतना ही नहीं तो एक राष्ट्र के नाते हमारा पूरा भारत, उसका विचार कैसा हो, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका आगे चल बढ़ने के लिए कैसा जाना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपका विचार तथ्यों के आधार पर, किसी झुकाव के आधार पर नहीं, ऐसा बनेगा, उसके लिए मदद होगी। इसलिए इस पुस्तक का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, हम लोगों को इसको खरीद कर पढ़ना चाहिए। ऐसा आप करें, इसका अनुरोध मैं आपको करता हूं। और मुझे यहाँ बुलाया और मुझे भी कई बातें इसमें से पता चली है, तो मेरा ज्ञानवर्धन भी हुआ है। उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए
आयोजकों का धन्यवाद करते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।